सो हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिवाली सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है। अब वापस से ना अपना फोकस मोड ऑन कर लो। बहुत सेलिब्रेट कर चुके हो, अब एकदम डिटरमाइंड हो जाओ कि अगले साल इसी टाइम तक आपको भी जॉब पर होना है, समझ गए? ताकि दिवाली पर आप भी अपने घर वालों को अपनी अर्निंग से कुछ गिफ्ट दे सको। कितना अच्छा लगता है ना, वो फीलिंग ही अलग होती है यार, जब आप अपनी कमाई से फेस्टिवल्स पे घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेके आते हो। सो अब एकदम फोकस्ड माइंड के साथ पढ़ाई शुरू कर दो। लास्ट सेशन में हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बहुत ही कम टाइम में, एकदम क्राइस्टल क्लियर विद पीवाईक्यूज। इस वीडियो में हम पैराजम्बल्स को देखेंगे। पैराजम्बल्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कब कौन सा सेंटेंस कैसे आएगा, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, बस एंड तक ज़रूर देखना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इजी इजी करा दिया, इजी मॉडरेट हार्ड सभी लेवल सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाए, DSSB के, SSC के, CGL CHSL के, बैंक के, सब टाइप्स के इसमें कवर अप होंगे। सो बिफोर बिगिन आवर सेशन, लेट्स ग्राउंड आवर सेल्फ विद स्मॉल ग्रेटिट्यूड। सो मेरे साथ साथ बोलिए, थैंक यू गॉड फॉर गाइडिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड सेंडिंग मी मोर देन आई प्रे फॉर इन द राइट टाइम। ग्रेट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पैराजम्बल्स बहुत ही शॉर्ट और लॉजिकल तरीके से होने वाला है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएगी, उनको भी ध्यान से देखना एंड एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठो, ठीक है? हाँ, मैं ये PPT PDF अपलोड करा दूंगी, बट आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैठ गए, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड, पेन चेंज। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि पैराजम्बल्स होता क्या है। इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको रीअरेंज करना होता है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है, कोई और ऑर्डर हो सकता है, कि किस तरीके से सेट करना है वो सब हम आगे देखेंगे। किसी में 4 आते हैं, किसी में 5 आते हैं। जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें पता चलेगा 5 भी आते हैं। मेंस में 7-7 8-8 सेंटेंस का भी रीअरेंज बनता है। इसको PQRS भी बोल देते हैं। इस टाइप से कुछ होता है, जैसे PQRS इजी लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने। सो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे ही पैराजम्बल्स देखो तो उसको रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने एक वीडियो में पैसेज के बारे में बताया था कि पैसेज के जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमें स्किम करने होते हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है एंड स्किमिंग करनी होती है। इसमें हमें स्किमिंग नहीं करनी है, इसमें हमें स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़नी है। अच्छे से मतलब अच्छे से ही पढ़नी है, ठीक है भाई? सारी स्टेटमेंट पढ़ ली हमने। अब स्टेप 2 में क्या करें? सो स्टेप 2 में करोगे तुम आइडेंटिफाई। क्या करोगे? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अब सारी स्टेटमेंट तुम लोगों ने पढ़ ली, अब उसमें सबसे पहले क्या लिखूं? इस फर्स्ट स्टेट को हम फॉरमोस्ट स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, मेडन स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है? सो ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा, फर्स्ट तो तुम सबसे पहले स्टेटमेंट सभी पढ़ लोगे, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इंट्रोडक्टरी कौन सी होगी। और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट पता कैसे की जाती है वो आगे डिस्कस करेंगे। स्टेप थर्ड में हम पेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर्स। वी विल फॉर्म पेयर्स। कि जैसे हमने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फाइंड आउट कर ली, अब इसको लिंक तो करोगे ना किसी से कि ये किससे जुड़ रहा है, किसके बारे में बता रहा है, वही तो इसके बाद आएगा ना। तो पेयर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व होगा। और पेयर फॉर्मेशन करने के 5 स्टेप्स हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। अब इसका स्टेप 4 सुन लो, बस अरेंज कर दो, सिंपल। स्टेप 4 में हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। सो ये था स्टेप्स टू सॉल्व पैराजम्बल्स। 4 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, फिर आइडेंटिफाई द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, फिर पेयर फॉर्मेशन एंड देन अरेंज। अब हम बात कर लेते हैं इस पेयर फॉर्मेशन के ऊपर ही कि पेयर फॉर्म करने के कितने तरीके। पेयर फॉर्मेशन के लिए 5 मेथड्स है। सबसे पहले बात करते हैं नाउन बिफोर प्रोनाउन एडजेक्टिव। पहला कॉन्सेप्ट है ये, नाउन बिफोर प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब बहुत ध्यान से सुनना, मुश्किल से 5 मिनट का खेल है। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी अगर नहीं आई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो समझा रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नाउन देखो,
लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था नाउन क्या होते हैं। नाउन की जगह पे जो आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ये भी बताया था। नाउन की रेपिटेशन ना हो बार बार, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना। सो पहले जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगी उसमें तो नाउन नहीं आएगा, फिर उसकी रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा इज अ स्टूडेंट। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वर्षा इज अ स्टूडेंट। अब मैं दोबारा से लिख रही हूँ, वर्षा स्टडीज हार्ड। अब बार बार वर्षा इज अ गर्ल, वर्षा इज अ स्टूडेंट, वर्षा स्टडीज हार्ड, वर्षा ऐसे वर्षा, तो बार बार वर्षा वर्षा की रेपिटेशन नहीं कर सकते ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ही और शी लगाते हैं, लड़कियों के लिए शी लगता है, ठीक है। सो अब इसकी रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए हमने शी लगाया, उसी के बारे में सेकंड टाइम बात हुई तब शी लगाया ना, फर्स्ट टाइम में तो शी नहीं लगेगा। शी इज़ अ स्टूडेंट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, है ना। अब वर्षा के बारे में मान लो 4 सेंटेंस बना रही हूँ, तो सबसे पहले मेरी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी वर्षा होगी, शी बाद में आएगा। समझ पा रहे हो चीज़ें? तो यही है हमारा पेयर फॉर्मेशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कि जब आप 4 सेंटेंसेस को देखोगे तो उसमें जो नाउन है उसको हम प्रायोरिटी देंगे रैदर देन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। चाहे किसी को इंग्लिश बिल्कुल भी ना आती हो, ये वीडियो उसको भी समझ में आए कि बहुत बेसिक टू एडवांस जाने वाले, बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे, तो ध्यान से सुनो। सेकंड है आर्टिकल्स। जी, पैराजम्बल्स में आर्टिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे ए एंड द, मैंने एक वीडियो में बताया था तुम्हें, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे। हम प्रायोरिटी ए एन को देंगे रेदर देन द, बिकॉज उसमें भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ए एन पहले आता है, उस चीज़ के बारे में दोबारा बात होती है, स्पेसिफिक बात होती है, तब हम द का यूज़ करते हैं, है ना। तो द सेकेंडरी हो जाएगा और फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम ए और एन को। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। A book was lying on the table. A book was lying on the table. ठीक है, एक बुक मेज पर रखी हुई थी। The book was old. अब इन 2 सेंटेंस से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? देखो, एक बुक है, एक बुक थी जो टेबल पे रखी हुई थी, वो बुक बहुत पुरानी थी। इंटरलिंक लग रहे हैं ना, कि पहले वो आएगा फिर ये आएगा। जो हमने पहले यूज़ किया उसमें ए बुक था, अगर मैं दा की जगह पे दोबारा भी ए बुक लिख देती तो स्पेसिफिक नहीं हो पाता कि उसी बुक की बात कर रहे हैं। हम जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन ए और एन लगा के पहले करते हैं, उसी चीज़ के बारे में अगर हमें दूसरे बार बताना होता है तब हम द यूज़ करते हैं। द बुक वॉज ओल्ड, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि उसी बुक की बात हो रही है। नाउ थर्ड आ जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, ये एकदम सेंस बेस्ड है, जो तुम लोग लगा के भी आते होगे, लाइक पेपर में कुछ तुक्का वगैरह जो करते हो इसी बेस पे करते होगे। लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान से समझो। जनरल टू स्पेसिफिक कहता है कि पहले कोई जनरल चीज़ आएगी, जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। मैं 2 स्टेटमेंट दे रही हूँ तुम्हें इंडिया के बारे में, तुम्हें बताना है, ठीक है। एंड सेकंड है, इंडिया में 28 स्टेट्स है। अब तुम मुझे बता दो इनमें से जनरल कौन सी है और स्पेसिफिक कौन सी है, बताओ। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, पहले तुम ये चीज़ एक्सप्लेन करोगे तभी तो ये बताओगे ना कि उसमें 28 स्टेट्स है। पहले तुम ये बोलोगे 28 स्टेट्स और फिर डाइवर्स कंट्री है। सो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह लो, या एक ऑर्डर है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक ही मूव करते हैं। नाउ पेयर फॉर्मेशन का 4th पॉइंट हो जाएगा फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म, इसमें हम फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं फुल फॉर्म को एंड सेकेंडरी पे रखते हैं शॉर्ट फॉर्म को। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे आरबीआई है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो किसी सेंटेंस में ऐसे दे रखा है कि आरबीआई, ऐसे मान लेते हैं आरबीआई कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो आरबीआई जहाँ लिखा हुआ है वो फर्स्ट
पहला सेंटेंस बनेगा या फिर जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज कॉन्सेप्ट ये कहता है पहले फुल फॉर्म आएगी देन शॉर्ट फॉर्म आएगी, है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ कॉन्सेप्ट की, जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन टेंस। ये एकदम टेंस पे बेस्ड होता है कि पहले पास्ट का आएगा, फिर प्रेजेंट, देन फ्यूचर। जैसे एग्जांपल, किसी भी सेंटेंस में वॉज लिखा हुआ है एंड उसमें इज भी लिखा हुआ है, तो तुम प्रायोरिटी किसको दोगे? तुम वॉज को दोगे। जो पास्ट में हो चुका है पहले उसको लिखेंगे, देन प्रेजेंट को लिखेंगे, देन फ्यूचर को लिखेंगे। तो एक ही सेंटेंस में टेंस, इस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी सेट करनी है उनकी, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 5 पॉइंट्स जिसने समझ लिए, बस मेन क्या है, प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा तुम कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं टू सॉल्व अ पैराजम्बल यानी कि पीजे, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट बताया नाउन, प्रोनाउन का, जिसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे? नाउन को देंगे, प्रोनाउन बाद में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल्स का, जिसमें हम प्रायोरिटी ए और एन को देंगे, द बाद में आएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट था हमारा, दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। एंड फोर्थ पॉइंट इज फुल फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म, जिसमें हम पहले फुल फॉर्म लिखते हैं देन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया है कि टेंस के हिसाब से होता है, पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। बस यही है पैराजम्बल, खत्म हो गया तुम्हारा। अब बस प्रैक्टिस बचती है। सो ये 5 पॉइंट्स, 5 ट्रिक्स पैराजम्बल सॉल्व करने की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप सभी को। माइंड मैप पे बना दिया मैंने आपके लिए, और इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बट मैं फिर से कह रही हूँ, पैराजम्बल्स सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं आते, प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक पीडीएफ अलग से अवेलेबल करा दूंगी। बाकी हम इस सेशन में भी कुछ प्रैक्टिस करने वाले, एकदम लेवल वाइज, इजी, मॉडरेट, हार्ड सभी लेवल करेंगे। तो चलो अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजी लेवल का एक क्वेश्चन है, DSSB 2021 में आया था TGT PRT में। देखते हैं चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। ही वोक अप वेरी लेट इन द मॉर्निंग, सो ही मिस्ड द स्कूल बस। He had to walk all the way to school. Rahul is usually a punctual student. ठीक है। So, अब इसको तुम्हें अरेंज करना है कि पहले कौन सा आएगा। Let me change the pen color. हाँ, अब ठीक है। He woke up, कौन? ही किसके लिए यूज हुआ है? कुछ स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है यहाँ से। जब ही, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि प्रोनाउन है, तो इसके आगे कोई नाउन आएगा, तो ही हमारा फॉरमोस्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सो व्हाट, सो से पहले कुछ ना कुछ आना था, कंजक्शन है, ये नहीं हो सकता। ही हैड टू वॉक, क्यों करना पड़ा उसे, क्यों पैदल जाना पड़ा स्कूल में? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो ये एक रीजन, ये रिजल्ट है किसी चीज का। एक और पॉइंट होता है कॉज एंड इफेक्ट का, पहले कोई कॉज होता है उसके बाद उसका इफेक्ट लिखते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका कारण तो होना चाहिए ना सबसे पहले। ये तो रिजल्ट हो गया, तो लास्ट स्टेटमेंट हो गई तुम्हारी। ओके, राहुल। अब राहुल एक नाउन है जो ही की जगह पे आया है। ही मतलब राहुल की जगह पे आया है आगे, तो पहले हम प्रायोरिटी नाउन को देंगे, प्रोनाउन को? ऑब्वियसली नाउन को। तो राहुल आ जाएगा सबसे पहले, एस, ठीक है। आगे देखो, राहुल एक पंचुअल स्टूडेंट है। अच्छा, पंचुअल स्टूडेंट है तो वो बस मिस कर देगा, तो पैदल स्कूल जाएगा? नहीं, उसके साथ कुछ हुआ, वो लेट उठा बेचारा। सेंस लगा पा रहे हो ना? अगर तुम्हें सेंटेंस का, इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो तुम नहीं कर पाओगे पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फीलिंग्स समझना, वर्ड्स की, कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें पी देखिए, वो लेट उठा, ठीक है। वो वैसे तो पंचुअल स्टूडेंट था, बट बेचारा एक सुबह में वो लेट उठा, है ना। तो यही तो कारण है उसकी बस छूटने का, उसके पैदल जाने का। पहले हम कॉज लिखेंगे, उसके बाद इफेक्ट लिखेंगे। स्कूल बस मिस होना, पैदल जाना, ये तो सब इफेक्ट्स है किस कॉज के? वो लेट उठा इस कॉज के। तो पी आ गया। अब बचा क्यू और आर। उसकी बस मिस होगी पहले, उसके बाद वो पैदल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा वो पैदल पहले जा रहा है फिर उसकी बस मिस होगी, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा
आर। ये था तुम्हारा पैरा जंबल। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। एक और है, देखो ये तुम्हारा 2019 पीआरटी में पूछा गया था। Soon the clouds gathered in the sky। अच्छा, बादल जो स्काई में इकट्ठे हो गए। एवरीवन स्टार्टेड रनिंग फॉर शेल्टर। सभी लोग भागने लग गए। द वेदर सडनली चेंज। तो सभी लोग क्यों भागेंगे? कुछ हुआ होगा, यानी कि ये तो इफेक्ट हो गया, इसका कोई ना कोई कॉज होगा। द वेदर सडनली चेंज, ये हो सकता है। इट बिगिंस टू रेन हैविली। इट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी आर, यानी कि द वेदर सडनली चेंज। पहले मौसम चेंज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मौसम चेंज वाली लाइन, यानी कि आर हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अब आगे देखो, मौसम चेंज हुआ तो बारिश होने लगी। नहीं, एक सेकंड। बारिश तो तब होगी ना जब बादल इकट्ठे हो जाएंगे। पहले मौसम चेंज हुआ, फिर बादल इकट्ठे हुए, फिर बारिश हुई, ठीक है। बादल है, पहले इकट्ठे होंगे, उसके बाद ही तो रेन होगी ना। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, अब रेन हो रही है क्योंकि बहुत तेज बारिश आ गई, तभी तो भगदड़ मच गई, तभी तो लोग भागने लग गए शेल्टर के लिए। अब लास्ट में आ जाएगा क्यों। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये आपका DSSB TGT इंग्लिश में आया था। ध्यान से देखिए। दे लुक्ड एट ऑल द एनिमल्स विद एक्साइटमेंट। द स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द जू। इट वॉज अ joyful experience for all of them. The teacher guided them and maintained discipline. They, कौन वे, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती स्टार्टिंग। द स्टूडेंट्स वेंट, ये हो सकता है। इट वॉज दैम, फॉर whom, तो ये भी नहीं हो सकती स्टेटमेंट तुम्हारी फर्स्ट, ठीक है। द टीचर्स, ये भी हो सकता है। अभी देख, दैम आ गया इसमें, दैम है तो नहीं हो सकती, हमें बताना पड़ेगा ना इसमें दैम किसके लिए है। 1 2 3 4, तो पहले आ जाएगा क्यू। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, वो ट्रिप पे गए। ट्रिप पे जाते ही वो क्या करेंगे? ट्रिप पे जाने के बाद वो एनिमल्स को बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखेंगे, ठीक है। फिर टीचर उनको गाइड करेगा उन एनिमल्स के बारे में, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कुछ भी है वो सब बताएगा, ठीक है। सो इसमें क्यू के बाद पी आएगा कि दे लुक्ड एट ऑल द एनिमल्स विद एक्साइटमेंट। उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर सभी एनिमल्स को देखा। उसके बाद टीचर ने उन्हें गाइड किया और डिसिप्लिन मेंटेन कराया। अब आएगा एस, और लास्ट में फिर वो बता रहे कि बहुत ही जॉयफुल एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। अब आ जाएगा आर। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक लेवल कंप्लीट होता है। अब सेकंड लेवल अनलॉक्ड। अब करते हैं मॉडरेट लेवल के सवाल। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। शी गैदर्ड ऑल हर करेज एंड वेंट टू स्पीक टू हिम। अच्छा, उसने बहुत हिम्मत जुटाई और वो उससे बात करने गई। किससे, यानी कि इसमें हिम का जवाब हमें नहीं मिल रहा है, शी का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। कौन, किससे, क्या बात कर रहा है, कुछ तो बताओ, इंट्रोडक्शन तो दो। तो पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकती। मीरा, नाम आ गया तो मीरा ऑब्वियसली हो सकती। ही लिसन, हु लिसन। एज अ रिजल्ट कंक्लूजन होता है। अब बना 1 2 3 4। सबसे पहले क्या आएगा? मीरा, नाउन आएगा। क्यों? अब मीरा वांटेड टू क्लैरिफाई अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद हर फ्रेंड। वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहती थी अपने फ्रेंड के साथ। तो क्या करेगी? एज अ रिजल्ट तो लास्ट में आता है, ही लिसन्ड टू हर पेशेंटली। वो उसको क्यों सुनेगा? वो उससे बात करेगी तभी तो सुनेगा। सो सेकंड पे आ जाएगा शी गैदर्ड ऑल हर करेज। ये इमोशनल टाइप बेस्ड पैराजंबल है, जो सेंस लगा के हो रहा है आराम से। पहले उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने दूर की, फिर वो समझ गया उसका पॉइंट ऑफ व्यू। वो कब समझेगा? जब वो उससे बात करेगी, है ना। तो पी और आर का पेयर बन रहा है। अब जब वो बात को समझ जाएगा तभी तो उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रोंग होगी, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी। क्लियर? आगे देखो, ये CGL मेंस में आया था 2022 में। पढ़ते इसे। ही बिगेन रीडिंग। ही किसके बारे में बात हो रही है हमें नहीं पता। राहुल, ये हो सकता है। बट से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। सो से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। बस मिल गया हमें इंट्रोडक्टरी। क्यों? राहुल ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस वन डे। राहुल हमेशा सपने देखता था कि वो एक दिन खुद का बिजनेस करेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुई फिर?
बट ही वॉज अनश्योर वेयर टू बिगिन एंड हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। बट वो डाउटफुल था, उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करूँ। सो ही स्टार्टेड गैदरिंग नॉलेज, तो उसने नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया। ही बिगेन रीडिंग आर्टिकल्स एंड वॉचिंग इंटरव्यूज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे तो आ रहेगा, फर्स्ट स्टेप लेने में वो डर रहा था ना, तभी तो उसने ये सब करना स्टार्ट किया। सो क्यू और आर पेयर बना रहे। अब देखो पी और एस के लिए, अब एस पहले कैसे आ सकता है? नॉलेज तो उसको बाद में मिलेगी ना, पहले वो आर्टिकल्स पढ़ेगा, मूवीज इंटरव्यूज ये सब देखेगा। तो उसने पहले आर्टिकल्स पढ़े, तब उसको नॉलेज मिली और दूसरों की जर्नी से वो सीख पाया। ठीक है, डन। ये कंक्लूजन हो गया कि उसने नॉलेज गैदर की, कैसे की? आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के। नेक्स्ट है, ये भी सीजीएल मेंस में आया था, देखो रीड करेंगे फर्स्ट स्टेप। दे प्लान्ड अ सरप्राइज, दे देखते क्रॉस कर दो, कौन दे? हर फ्रेंड्स, ये हो सकता है मे बी। शी वॉज मूव टू टीयर्स, शी किसकी बात हो रही है? व्हेन शी अराइव्ड शी ग्रेटेड हर। अब ये इमोशनल टाइप है, बनाओ 1 2 3 4। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, दे प्लान्ड ए सरप्राइज सेलिब्रेशन टू मेक हर फील, हर, हमें हर पता करना है, यहाँ पे हर कौन है, किसकी बात हो रही है। अगली लाइन देखते हैं, इससे कुछ समझ नहीं आया। हर फ्रेंड्स नोटिस्ड दैट शी वॉज फीलिंग लोनली फॉर द पास्ट फ्यू डेज। अच्छा, उसके दोस्तों ने उसको नोटिस किया कि वो कुछ दिनों से लोनली फील कर रही है। शी वॉज मूव टू टीयर्स एंड थैंक ऑफ दैम व्हेन शी अराइव्ड दे ग्रीटेड हर वार्मली विद बलून्स एंड अ केक। बहुत ही अच्छा पैरा जंबल है ये। अब इसमें देखो, डायरेक्ट तुम्हें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं। इमोशनल क्रोनोलॉजिकल मीन्स, अब वे प्लान क्यों करेंगे सरप्राइज? उन्होंने देखा होगा कि उनकी जो फ्रेंड है वो लोनली फील करती है, बहुत दिनों से उदास उदास रहती है, गुमसुम रहती है, किसी से बातचीत नहीं करते, तभी तो वो प्लान करेंगे ना कि इसको सरप्राइज देते हैं। और प्लान करेंगे तभी वो केक कटेगा। वो ऐसे थोड़ी ना सरप्राइज होके रोने लग जाएगी और थैंक यू बोलेगी। वो थैंक यू कब बोलेगी? जब वो देखेगी कि अच्छा उसके लिए ऐसा सरप्राइज प्लान हुआ है। तो समझ में आया, ये जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है। पहले हमें जनरल चीज़ बतानी है, देन हमें स्पेसिफिक चीज़ बतानी है। तो चलिए, पहले हमारा क्यू हो जाएगा कि वो पहले लोनली फील कर रही थी, एंड उसके बाद उसके दोस्तों ने एक सरप्राइज प्लान किया उसको अच्छा फील कराने के लिए। सो पी कनेक्ट हो रहा है, क्यू के बाद पी आ जाएगा। फिर उसने सरप्राइज देखा कि बलून्स है, केक है, उसके बाद उसने थैंक यू बोला और वो रोने लग गई। शी वॉज मूव टू टीयर्स। समझ पाए ऑर्डर को? तो क्यू आएगा, देन पी आएगा, फिर अब देखो पहले वो केक वगैरह देखेगी, सब कुछ देखेगी, तभी तो थैंक यू बोलेगी। थैंक यू वाली स्टेटमेंट हो जाएगी लास्ट। सो द आंसर इज क्यू पी एस आर। समझ आया इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ? जनरल टू स्पेसिफिक वाला, सेंस बेस्ड था, सबको पता है यार। अब वो सरप्राइज कब फील करेगी? जब वो केक वगैरह देखेगी, थैंक यू तभी तो बोलेगी ना। तो यानी कि सब कुछ एकदम सेंस बेस्ड था ये क्वेश्चन। यही थे हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। हमने इजी लेवल कर लिया, मॉडरेट लेवल कर लिया, अब होता है हार्ड लेवल अनलॉक्ड। इसमें आपको 5 स्टेटमेंट्स मिलेगी, जैसे अब तक हमने 4 स्टेटमेंट के किए हैं। ये मैंने बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाए। इसमें इतना हार्ड तुम्हारे DSSB में नहीं आएगा, बट एक बार ही होता है सीखने का। एक बार सीख लो तो उनमें दिक्कत नहीं आएगी, वे चीज़ें और ईजी लगेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बट समटाइम्स, बट से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड, ये हो सकता है। मे बी वट, ये भी हो सकता है। टुडे वी कैन सर्च, ये भी हो सकता है। बिकॉज का रीज़न, कोज और इफेक्ट बताया था ना, ये भी नहीं हो सकता। ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती इंट्रोडक्शन में। सो इंट्रोडक्शन में अब हमारी 3 स्टेटमेंट आ सकती है। द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड हाउ वी कुक, और मे बी वॉट ट्रूली। ओके, पहले ये पढ़ते हैं। टुडे वी कैन सर्च रेसिपीज़। रेसिपीज़ कहाँ से सर्च करोगे तुम लोग? इंटरनेट से करोगे ना। सो मिल गया लिख, क्यू और एस का पेयर मिल गया तुमको। एस में सर्च रेसिपीज़ है, रेसिपीज़ तुम इंटरनेट की हेल्प से सर्च करोगे ना, तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं इसको। सो हमने 2 फिक्स कर दिए। द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड हाउ वी कुक
एंड ये वाला इसके साथ पेयर ऐड कर देंगे QS, ठीक है। वी कैन सर्च रेसिपीज। अब आगे देखो, ठीक है, सर्च कर सकते हैं डिस्टेंट कंट्री इन आवर किचन, लेकिन दिक्कत क्या है, बट समटाइम्स आई वंडर डू वी ओनली थिंक वी नो दीज डिशेस। यहाँ से इसने कॉन्टेक्स्ट एकदम चेंज कर दिया, बिकॉज आर पॉइंट देखो, मे बी वट ट्रूली लीव्स इम्प्रेशन इज नॉट जस्ट द टेस्ट बट द स्टोरी बिहाइंड इट। ये इससे लिंक दिख रहा है कुछ ना कुछ, मतलब कि ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात को ले जा रहा है। तो यहाँ बट से एकदम कनेक्शन मुड़ जाएगा, क्योंकि बिकॉज किसी चीज़ का रीज़न होता है, तो बिकॉज डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें रीज़न चाहिए, एंड वो रीज़न है पी ही हमें टी का रीजन दे रहा है, क्योंकि पी को ध्यान से देखो, बट समटाइम्स आई वंडर डू वी रियली वी नो दीज डिशेस, बिकॉज food is more than a flavor. It holds the air of its reason, the rhythm of people, leaves and the changing of the seasons. तो rhythm, seasons, ये सब चेंज, इसी चेंजमेंट की बात तो आर में की जा रही है कि मे बी what truly leaves and impression is not just the taste but the story behind it. कौन सी स्टोरी, वो इसी की बात कर रहा है कि खाने की फील, ना कि सिर्फ टेस्ट। तो आर आ जाएगा हमारा लास्ट में, और पी और टी का पेयर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि टी बिकॉज है तो इससे पहले कोज जरूर होगा, तभी रीजन आता है। सो द आंसर इज QSPTR। आई होप इट्स क्लियर। इसी तरीके से आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लो, एक काम करो, अभी देखो लाइव तो चला नहीं रखी मैंने, आप ऐसा कर सकते हो, यहीं पे पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को बना के देखो, ठीक है। कर लिया पॉज, चलो अब देखते हैं, इसको समझते हैं। इसमें यहाँ पे ही आ रहा है, ही किसकी बात हो रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी नहीं हो सकती, अरमानी हो सकती है एज अ डिजाइनर, ये तो एक तरीके से कंक्लूजन हो गया। आई लव दिस क्विट फ्रॉम द जियोर्जियो अरमानी, बिल्कुल ये नाम है, हो सकता है। सेलिब्रेटिंग वुमेन ऑफ ऑल शेप्स, ये भी कंक्लूजन लग रहा है। 1 2 3 4 5, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, या तो अरमानी इज नोन हो सकता है, या फिर जियोर्जियो अरमानी। फिर एक कॉन्सेप्ट बताया था, पहले फुल फॉर्म आती है देन शॉर्ट फॉर्म आती है। जो हमने 5 कॉन्सेप्ट सीखे हैं पीजे करने के, उसमें क्या बताया था आपको, जियोर्जियो अरमानी एक फुल फॉर्म है, तो सबसे पहले तो यही आएगा, ठीक है। उसके बाद अरमानी आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में आती है, फुल फॉर्म पहले आती है। आई लव दिस क्वेट, क्या क्वेट है उनका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू बी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, ठीक है, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है एकदम रिलैक्स रहना, कंफर्टेबल रहना। So Armani is known for softening the lines of traditional tailoring to enable a more relaxed and modern silhouette। बिल्कुल ये इसी से लिंक दिख रहा है, पहली लाइन में उन्होंने अपना क्विट बताते, दूसरे में वो उसी को स्पेसिफिक कर रहा है, ठीक है। तो S और Q का बन जाएगा पेयर। अब बच गए, आगे के देखते हैं इनको। एज अ डिज़ाइनर ये तो लास्ट में होगा, बिकॉज ये तो एक तरीके से कंक्लूजन है। अब देखते हैं P और T में। अब P पढ़ो पहले। अ मैन विद एन इनकैंडिसेंट विजन फॉर हिज टाइम, ही वॉज इंक्लूसिव एंड प्रोमोटेड डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव। और अब पढ़ो T, सेलिब्रेटिंग वुमेन ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है ऑल, और लास्ट में उनकी फिलोसफी किस बात पे आ रही है, ऑल शेप्स एंड साइज, यानी कि ऑल में वो सबको इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि उनकी फिलोसफी कैसी है, इंक्लूसिव है, और प्रमोट करती है डाइवर्सिटी को। पहले तुम ये बताओगे कि भाई हमारा ब्रांड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, तभी तो तुम उसके अंदर की डेप्थ बताओगे कि चाहे किसी भी शेप और साइज की वुमेन हो, सभी के लिए हम इस तरीके के कपड़े बनाते। यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, पहले तुम इस चीज़ को, कीवर्ड को इंक्लूड करोगे, इंक्लूसिव वाले को, तभी तो उसके अंदर की डेप्थ बताओगे, यानी कि पहले जनरल स्टेटमेंट आएगी, फिर उसके बाद तुम्हारा स्पेसिफिक स्टेटमेंट आएगी कि इस टाइप का कॉन्टेक्स्ट। सो ये पेयर हो जाएगा T और R का। आई होप इट्स क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा SQPTR। लग रहा है कुछ मुश्किल, ये 5 सेंटेंस के क्वेश्चंस थे। अब ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, इसको खुद से ट्राई करना, और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट सेक्शन में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। सही बताओ, गलत बताओ, जोड़ तोड़ के, जैसा भी तुम्हें बनाना आ रहा है। बाकी इस वीडियो को अगर तुमने बहुत ध्यान से सुना है, एक एक वर्ड और समझा है, सारी स्ट्रेटेजी लगाओगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू लाइक द सेशन देन यू मस्ट हिट द लाइक बटन, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ। हरे कृष्णा।